जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब में। तो ये है हमारा ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन आई और डिफेक्ट्स इन विजन की। तो इनको हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको लगातार पूछे गए हैं और पूछे जाते भी हैं। इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं या थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ लिए जाते हैं, तो उनको आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो चाहे डिफेक्ट्स ऑफ विजन हो या ह्यूमन आई हो, तो उससे दोनों से ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने ह्यूमन आई के पोर्शन पे। तो इस पोर्शन में आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर आपके ह्यूमन आई का एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जिसमें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से ये दिखती है। तो ह्यूमन आई जो हमारी होती है वो कैमरे के आर्मेचर की तरह काम करती है, जिससे कि हमको जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे सामने वो दिखाई देते हैं। और उनके दिखाई देने का रीज़न ये है कि जब उन ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है तो वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है। अब इसके लिए हमारी आईज भी सेंसिटिव होनी चाहिए, और आंखों के दिखने के लिए, आंखों से किसी वस्तु के दिखने के लिए, ऑब्जेक्ट के दिखने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, या हम कह लें कि कौन कौन से हमारे ऐसे जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं जो उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उसको देखने के लिए। चलिए फिर इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आई बॉल होती है उसका साइज जो होता है वो 2.3 सेंटीमीटर का होता है। ये इसका डायामीटर होता है। तो आपको ध्यान रखना है ये एक एवरेज साइज है जो इसका 2.3 डायामीटर होता है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हमारे सामने स्क्लेरा। आप अपनी आई बॉल को अगर देखते हैं या सामने भी स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तो इसमें जो आपको व्हाइट कलर का जो मेजर पोर्शन अपनी आई बॉल में दिखाई देता है वो हमारा स्क्लेरा होता है। ये पोर्शन जो होता है ओपाक्यू होता है, यानी इसके अंदर से लाइट नहीं जा सकती है। और साथ में ये फाइबर का बना होता है, प्रोटेक्टिव होता है। प्रोटेक्टिव इसलिए क्योंकि हमारे आई की ये प्रोटेक्शन देता है। उसके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, उसके अंदर का जो सिस्टम है उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ये हमारा जो व्हाइट कलर का पार्ट है आँख का, जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। ठीक है, अब ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है हमारी आँख की, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सफ़ेद दिखाई देती है, व्हाइट कलर की दिखाई देती है, ये तो आपने देख ही लिया। अब इससे तो कोई भी किसी तरह की लाइट अंदर नहीं जानी है, और लाइट फिर जाएगी कहाँ आगे, तो इसको हम देखते हैं। इसको आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो पोर्शन होता है या जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है ये रिजिड होता है। ठीक है, काफ़ी कठोर, यानी जिसको आप बोल सकते हैं वैसा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉर्निया की। कॉर्निया जो सामने हिस्सा आपको जो पूरा काला सा बल्गिंग हिस्सा यानी बल्गिंग पार्ट आपको अपनी आई का दिखाई देता है, जिसमें से लाइट एंटर करती है आपकी आंख में, तो उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। अब सबसे पहले कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट है इसी वजह से उसके अंदर से लाइट एंटर कर पा रही है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आपकी आई में लाइट कौन से पार्ट से एंटर करती है, तो वो होता है कॉर्निया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। फिर साथ में करते हैं, ये स्फेरिकल मेम्ब्रेन से कवर होता है। ये स्फेरिकल मेम्ब्रेन आप समझ में आ गया होगा, स्फीयर की जैसे ही हम कहते हैं, एक हॉलो स्फीयर होता है, उसका एक पार्ट की तरह है जिससे ये ढका होता है, कवर करा हुआ होता है। अब लाइट यहाँ पर से एंटर करती है और जो मेजर इसमें रिफ्लेक्शन होता है लाइट का वो इसी पार्ट में हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, तो आपको देखने पे जो काला रंग दिख रहा है वो कॉर्निया का नहीं है। उसकी बात हम आगे करेंगे कि वो काला रंग किसका है। तो कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होती है, बात आपको ध्यान रखनी है। स्क्लेरा ओपाक्यू होता है। इसके बाद हम चलते हैं आइरिस पे, जो इसके ठीक अंदर वाला पार्ट है। तो आइरिस एक डिस्क जैसा एक हिस्सा होता है, या डिस्क की तरह दिखने वाला एक हिस्सा होता है, जो आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। ध्यान रखना है, ओपाक्यू होता है। और इस आइरिस के बीच में एक होल होता है, छोटा सा छेद होता है, जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। अब जब आप देख रहे हैं आइरिस को, तो जो आइरिस होता है वो ओपाक्यू है। ठीक है, और ये कलर्ड पार्ट होता है। तो जिसकी आपको आँख दिख रही है काली, या आपको आँख दिखती ब्लू दिखती है, या आपको जो ग्रीन जैसी दिखती है या ब्राउन दिखती है, तो वो आइरिस के कलर की वजह से ही आपको आँख दिखाई देती है। ठीक है, तो इसका बेसिक रीज़न क्या है, आइरिस। अब आपने देखा कि जो कॉर्निया वो इसके बाहर है, जो ट्रांसपेरेंट है। आइरिस कलरफुल होती है और काली या नीली जिस तरह की आप देखते हैं उस तरह की होती है। तो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आपको अंदर का कलर दिखाई देता है, यानी जो कलर आपको दिखाई दे रहा है वो आइरिस का है, ना कि कॉर्निया का। तो ये बात ध्यान रखनी है। आइरिस के बीच में होती है प्यूपल। ठीक है, तो प्यूपल से अब लाइट जाएगी, क्योंकि आइरिस का जो बाकी पार्ट होता है वो आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, तो उसमें से लाइट नहीं जा सकती। आप सीधे सीधे इसका जो कंपैरिजन है वो डीवीडी कैसेट से कर सकते हैं। डीवीडी कैसेट में एक छोटा सा होल होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, बाकी वाला हिस्सा कैसा होता है, ओपाक्यू होता है, तो उससे कोई लाइट नहीं जा सकती है। तो उसी तरीके से आइरिस दिखाई देती है। तो जो ओपाक्यू पार्ट है उस डीवीडी कैसेट का, तो उसको हम बोल सकते हैं आइरिस, और उसके बीच में जो हिस्सा है प्यूपिल। तो प्यूपिल की बात चलेंगे आगे, तो वही जो भी जो इस पे एक स्मॉल होल है कहाँ पर, आइरिस के बीच में, जिससे लाइट एंटर करती है,
सबसे पहले लाइट हमारी कॉर्निया में आई है, फिर आगे गई है। आगे हम बात करेंगे एक जगह और होती है जहाँ से लाइट अपना रिफ्लेक्शन करती है, आगे बढ़ती है। इसके बाद प्यूपिल से वो आगे बढ़ती है और फिर जाकर वो पहुँचती है हमारे क्रिस्टलाइन लेंस पर। ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप देख लें जो प्यूपिल होती है, जिसका होल होता है, वो अपना साइज को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर सकता है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप अंधेरे में हैं और आपकी आंखों के अंदर लाइट कम जाएगी तो आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो ज़्यादा लाइट चाहिए होगी, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट में अगर लाइट आपकी आंख में जाएगी तभी आप कुछ देख पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सर्टेन अमाउंट में लाइट जाए, तो इसीलिए अगर लाइट कम है तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है, यानी उसमें एक्सपेंशन हो जाता है, जिससे ज़्यादा लाइट उसके अंदर एंटर कर सके और वो ऑब्जेक्ट हमें साफ दिखाई दे। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट में या जो सनलाइट या आपके फ्लैश पड़ रहा है आपकी आंखों पर, तो जो प्यूपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा उसके अंदर। छोटी होने के बाद जो लाइट की मात्रा है, अमाउंट है, उसको वो कम कर देगी और कम लाइट आपकी आंख में जाएगी, जिससे आपको देखने में आसानी होगी, क्योंकि ज़्यादा लाइट भी होगी तब भी आप नहीं देख सकते हैं, ये आपने खुद ऑब्जर्व भी करा होगा। चलिए, तो उसके बाद चलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस पर। तो क्रिस्टलाइन लेंस इसके ठीक पीछे होता है, जो प्रोटीन का बना होता है। अब ये लेंस आपका कॉन्वेक्स होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कैसा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है जो प्रोटीन का बना हुआ है, और ये प्रोटीन लेंस है तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि लेंस है तो वो ट्रांसपेरेंट होगा, यानी जिस प्रोटीन का ये बना है वो ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, तो ये आपके ग्लास का तो लेंस नहीं है, ये प्रोटीन का बना लेंस है जो जेली की तरह आपको दिखता है। अब ये जो लेंस होता है पीछे आपके कुछ मसल्स या पहले लिगामेंट से जुड़ा होता है या लगा हुआ होता है। चलिए फिर उसकी बात करते हैं, जिसे कहते हैं सिलेरी मसल्स। अब जो सिलेरी मसल्स होती हैं ये लेंस को वहाँ पर रोके रहती हैं, और लेंस को रोकने के साथ साथ दूसरा काम भी करती हैं। लेंस की जो फोकल लेंथ है, या हम कहते हैं उसका कर्वेचर, या आप बोल सकते हैं रेडियस ऑफ लेंस या रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको मैनेज करती हैं, उसको घटाती हैं, बढ़ाती हैं, कम करती हैं, ज़्यादा करती हैं। कौन कर रहा है ये काम, सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, जो लेंस की पोजीशन है उसको एक तो वो होल्ड करके रखती हैं, साथ में उसकी जो फोकल लेंथ है या रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको मैनेज करने का काम भी वही करती हैं। तो इसके आगे हम समझ जाएंगे कि ये कर क्यों रही हैं, ये मैनेज करने का काम क्यों कर रही हैं, ये हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं जो हमारा अगला पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं रेटिना। अब जो रेटिना वाला पार्ट है, रेटिना आपका सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो हमने देखा था जो स्क्लेरा था, स्क्लेरा के बाद एक लेयर और होती है जो कि आपकी ब्लैक कलर के टिश्यूज की बनी होती है। ठीक है, तो जिसको आप ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन होती है, इसके ठीक बाद जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं रेटिना। अब रेटिना होता है आपका ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, यानी थर्ड मेम्ब्रेन है आपकी आई बॉल के अंदर। सबसे पहले वाली आपकी जो मेम्ब्रेन थी वो थी आपकी स्क्लेरा, उसके जो व्हाइट कलर की थी उसके ठीक अंदर एक ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन है, उसके बाद है रेटिना। अब रेटिना होता है ट्रांसपेरेंट, और रेटिना पूरी आंख में आपके आई बॉल की बात हो रही है तो ये बॉल की तरह स्ट्रक्चर समझना है आपको। ठीक है, भले ही आपको 2D दिखे पर 3D स्ट्रक्चर को इमेजिन करना है अपने माइंड में। ठीक है, तो पूरे में वो लगा होता है, और जो लाइट अभी आपके कॉर्निया से फिर प्यूपल से होती हुई लेंस में पहुंची, उससे रिफ्लेक्शन के बाद उसकी जो इमेज बनेगी वो आपके रेटिना पर बनती है। तो रेटिना पर किसका काम होता है, इमेज के बनने का। इसके अलावा रेटिना पर दो तरह की सेल भी होती हैं, रॉड सेल और कॉन सेल, जिनकी बात हम आगे करेंगे, उनकी अभी हम नहीं करते हैं। और रेटिना पर जब ये इमेज बन गई है तो ये इमेज देखिए आप यहाँ पर रेटिना पर बन रही है, इसका मतलब रेटिना यहाँ पर पर्दे की तरह काम कर रहा है, तो ये इमेज आपकी होगी रियल। ठीक है, क्योंकि तभी वो इमेज पर्दे पर मिल रही है, अब वो इमेजिनरी तो होगी नहीं। अब रियल इमेज होती है उल्टी, यानी आपने जो भी सामने देखा है वो आपको उल्टा दिखाई दे रहा है। तो ये सीधा कैसे दिखाई देता है इसकी बात भी हम आगे करेंगे, तब तक के लिए इसे देखते हैं। अब यहाँ पर जो रेटिना है इस पर इमेज मिल गई। अब पूरे रेटिना पर ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, वो फैली होती हैं, यानी एक सेंसर की तरह पूरे रेटिना पर फैले हुए हैं। अभी सेंसर ये काम करेंगे कि रेटिना पर बनने वाले आपकी इमेज को ये सेंस करके ब्रेन में ले जाएंगे ऑप्टिक नर्व से होते हुए, और ये ऑप्टिक नर्व जो आपके पूरे रेटिना पर फैली हुई हैं ये किसी एक जगह से इकट्ठी होकर निकलती हैं, और उस जगह से जहाँ से ये इकट्ठी होकर निकलती हैं, यानी ये छोड़ती हैं रेटिना आई बॉल को छोड़ती हैं और निकल जाती हैं एंटर करने के लिए ब्रेन में। तो उस हिस्से पर बन जाता है आपका ब्लाइंड स्पॉट, या जिसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, क्योंकि इस हिस्से पर बना हुआ कोई भी इमेज आपको साफ दिखाई नहीं देगी, या कहने आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है, तो इसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है,
तो ऑप्टिक नर्व्स किसकी तरह काम कर रही है, एक सेंसर की तरह जो रेटिना पर बनी इमेज को सेंस करके उसकी जो आपके पास सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में, जो लाइट सिग्नल था उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में ले जाएंगे ब्रेन में, जिसकी बात भी हम आगे करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं येलो पॉइंट। तो येलो पॉइंट क्या होता है, हमारे रेटिना पर एक पॉइंट ऐसा होता है, यानी एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पर बना हुआ अगर इमेज है, जहाँ पर बना हुई कोई भी इमेज है वो हमको सबसे साफ सबसे क्लियर दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं येलो स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, येलो स्पॉट जहाँ पर सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, सबसे ज़्यादा साफ। इसके अलावा बात करते हैं एक्वस ह्यूमर की। अब ये एक्वस ह्यूमर क्या है, तो सबसे पहले हमने बात शुरू करी थी अपने कॉर्निया से कि जहाँ से लाइट एंटर कर रही है। तो कॉर्निया से लेकर आपके आई लेंस के बीच में एक लिक्विड होता है या ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। ट्रांसपेरेंट इसलिए ताकि उसके अंदर से लाइट एंटर कर रही है, तो आपको ध्यान रखना है। तो लिक्विड जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट है। तो ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड आपका भरा होता है कॉर्निया से आई लेंस के बीच में, जिसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। अब यहाँ पर एक्वस ह्यूमर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो पानी के बराबर होता है, यानी वाटर के बराबर होता है। वाटर को एक्वा भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसी वजह से इसको एक्वस ह्यूमर बोला गया, ठीक है। आपका जो आई लेंस होता है और फिर पूरा रेटिना, यानी जो बहुत बड़ा मेजर पार्ट है आपकी आँख के अंदर का, जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है, तो ये होल, उस पूरे पार्ट के अंदर एक दूसरा लिक्विड भरा होता है जो भी ट्रांसपेरेंट होता है, पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज़्यादा होता है, जिससे हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एक्वस ह्यूमर कहाँ है, क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही विट्रस ह्यूमर कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। तो इतना आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारी आई के अंदर एक लाइट का पाथ क्या होता है, यहाँ से पूछ सकता है कि लाइट का पाथ दे देगा तो उसको कॉम्बिनेशन बताएगी लाइट कैसे कैसे रिफ्लेक्ट होकर हमारे रेटिना तक पहुँच रही है। सबसे पहले लाइट एंटर करती है कॉर्निया से, उसके बाद वो पहुंचती है कॉर्निया के बीच में, कॉर्निया से लेकर लेंस के बीच में जो आपका एक्वस ह्यूमर है उसमें से ट्रेवल करती हुई वो प्यूपिल में से होती हुई आपके लेंस पर पहुंचेगी। यानी आपको अभी चार चीज़ें पता चलेंगी, सबसे पहले कॉर्निया में, फिर एक्वस ह्यूमर में, फिर प्यूपिल में, फिर आपके लेंस पे पहुंची, फिर लेंस से रिफ्रैक्शन हो जाएगा और फिर वो पहुंचेगी किसमें, विट्रस ह्यूमर में, उसके बाद जाके आपके रेटिना पर पहुंचेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, रेटिना मैंने आपको ट्रांसपेरेंट बताया था, तो आप सोचो भैया इसको तो पार कर जाएगी, बिल्कुल पार कर जाएगी, लेकिन पीछे वहाँ पर एक ब्लैक कलर की जो सेल की मेम्ब्रेन बनी हुई थी वो भी है। तो वो ब्लैक कलर के होने का रीज़न भी उसका यही होता है कि ताकि इंटरनल रिफ्लेक्शन को वो रोक सके। अगर वो ब्लैक कलर की नहीं होगी या वो किसी और कलर की होगी तो आपको पता है कि ब्लैक कलर है, वही लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, बाकी सब कुछ जो काफ़ी अमाउंट उसका रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। तो ऐसा होने पर इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है लाइट आँख के अंदर, आपकी आई बॉल के अंदर, तो पूरे में एक तरीके से रोशनी हो जाती और आपको कोई भी ऑब्जेक्ट साफ दिखाई नहीं देता, ठीक है। इतना चलते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं आगे किस तरीके से इमेज की फॉर्मेशन होती है और कैसे सिलिंग मांसपेशियां उसको चेंज करती हैं आपके लेंस की फोकल लेंथ को। तो चलिए अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज। चलिए मैं कैमरे के सामने भी आ चुका हूँ, या अपने पीछे इमेज देखते रहते हैं, आपको थोड़ा सा लगा होगा, लेकिन वहाँ समझने में थोड़ा आसान था। फिगर नहीं बनता, फिगर देख रहे हो ये भी काफ़ी गंदा सा बना है, पर इसको समझते फॉर्मेशन ऑफ इमेज होती कैसे। हालांकि कोई ऐसे बेसिकली पूछते नहीं है, पर समझ में आ जाएगा तो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे। घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपके पास सीधा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से आपको ये इसका हेड हो गया, ये इसकी टेल हो गई, तो यहाँ से लाइट रे हमने दो दिखा दी, यहाँ से हमने लाइट रे दिखा दी। अब यहाँ पर भी उसका रिफ्लेक्शन होता है कॉर्निया में और मेजर यहीं पर हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। और उसको दिखाएंगे ना तो बड़ा टिपिकल हो जाता है। तो यहाँ से होने के बाद हम मेजर कहाँ से दिखा देते हैं, मेन आपको दिखाते हैं लेंस से। तो लेंस से होने के बाद आपको इसकी जो लाइट रे वो इस पॉइंट पर मिल रही है और इस पॉइंट पर इसकी इधर। तो आपको हेड का जो पॉइंट है उसकी इमेज आपको यहाँ मिल रही है, और जो आपको टेल का पॉइंट है उसकी इमेज आपको बी पॉइंट पर मिल रही है। तो इसका मतलब हो क्या रहा है कि यहाँ पर आपको रेटिना पर मिल रही है इन्वर्टेड रियल इमेज, ठीक है। समझ में आ गया कैसे मिल रही है इन्वर्टेड रियल इमेज। तो यहाँ तो उल्टी मिली, हमको क्यों दिखाई दे रही सीधी। तो यहाँ पर जो लाइट पहुंची है इसका मतलब ये जो एनर्जी है वो लाइट सिग्नल की फॉर्म में गई है। अभी बात कर रहा था कि रेटिना पर होते हैं ऑप्टिक नर्व्स फैले हुए, यानी सेंसर है। अब ये सेंसर क्या काम करते हैं, सेंसर इस लाइट सिग्नल को चेंज करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में ये ऑप्टिक नर्व से होता हुआ पहुंच जाता है हमारे ब्रेन में, और ब्रेन में जाने के बाद ब्रेन इसको डिकोड करता है एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, और उस जो इमेज पहुंची थी इमेज को वो कर देता है उल्टा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी इमेज यहाँ मिल रही है वो सेंसर उसको ब्रेन में ले जाकर जब ब्रेन उसको डिकोड करेगा तो उसको उल्टा कर देगा, इससे हमको इमेज फिर सीधी दिखाई देगी। तो ये होता है बेसिक फंडा किसी ऑब्जेक्ट की इमेज देखने के पीछे। अब इसके अलावा आप और चीजें देखें तो जैसे कि अब ये इमेज आपको दिख तो रही है,
पर कभी ऑब्जेक्ट पास में भी होता है तब भी इमेज दिख रही है, दूर होता है फिर भी इमेज दिखती है, और बीच में तो तब भी इमेज दिख रही है। पर ये कैसे हुआ, जबकि जो आई लेंस होता है अगर हम उसको देखें तो जैसे नॉर्मल लेंस लेना तो उसकी तो फोकल लेंथ सेम रहती है, तो उसकी बात करते हैं उसको बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई लेंस, ठीक है। तो ये कैसे होता है आपको, यहाँ एकोमोडेशन ऑफ आई, तो इसमें आपको ध्यान रखना है जो सिलेरी मांसपेशियां होती है जो इस लेंस को रोके हुए होती हैं, वो इस लेंस की फोकल लेंथ को इस तरह से एडजस्ट करती हैं कि अगर पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो उसकी फोकल लेंथ को वो कम कर देती हैं, या कह लें आप उसके कर्वेचर को बढ़ा देती हैं। लेकिन जब वो कर्व ज्यादा हो जाएगा यानी घूम ज्यादा जाएगा, उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जो चीज कर्व ज्यादा होती है, ज्यादा घूमी हुई होती है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होती है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो उसकी फोकल लेंथ भी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना आपको? तो जैसे कि अब मैं इसको दिखाऊं आपको, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, तो वो पास में होती है तो उसको क्या कर्व ज्यादा कर देती है, दूर जो होती है तो उसके जो कर्वेचर है उसको वो कम कर देता है, सिलेरी मांसपेशियां या मसल्स बोल सकते हैं। तो उससे क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज दूर होने पर भी हमको बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, ठीक है। तो इस तरीके के कौन करता है इसको मैनेज, हमारी सिलेरी मसल्स, ठीक है। तो वो करती है हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ को मैनेज किस तरीके से करना है। पर इसके बाद भी हमारी आंख जो होती है, आई होती है, उसकी एक लिमिट होती है कि वो मैक्सिमम कितना देख सकती है और मिनिमम कितने पास का देख सकती है, मैक्सिमम कितने दूर का देख सकती है। उसके पॉइंट भी आगे चलेंगे, पर उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट के कलर हमको दिखाई दे क्यों रहे हैं। चलो लाइट तो आ गई, पर ये कलर कैसे पता चल रहा है हमको, तो और बाकी हम इंटेंसिटी कैसे पता लगा पा रहे हैं। तो रेटिना पर होते हैं दो तरह के सेल, जिन्हें हमने बोला था अभी पीछे, रॉड सेल, ठीक है, और हमारे पास होते हैं कोन सेल्स, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। अब ये कोन सेल किस काम आते हैं, रेड रॉड सेल किस काम आते हैं, जो कोन सेल होते हैं ये जो होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं कलर के लिए, किसके लिए, कलर के लिए सेंसिटिव होते हैं, यानी इनकी वजह से हमें कलर पता चलता है ऑब्जेक्ट का। तो भूल जाओ इसलिए याद रखना, सी फॉर कोन, सी फॉर कलर, ठीक है, समझा गया। तो कलर और कोन, तो कलर किससे पता चलेगा, कोन सेल से। तो यानी इसमें हमारी जो आई रेटिना होता है उसमें लाखों करोड़ों की संख्या में क्या होते हैं, रॉड सेल और कोन सेल होते हैं। अब ये कोन सेल की वजह से हमको कलर दिखाई देता है। बेसिकली ये जो सेंसिटिव होते हैं वो हमारे पास प्राइमरी कलर के लिए होते हैं, जैसे रेड, ब्लू और ग्रीन बोल सकते हो, ठीक है, प्राइमरी कलर के लिए, पर वो कॉम्बिनेशन हो जाता है इस वजह से क्योंकि अलग अलग लाइट जो आती है कलर से, ठीक है। इसके अलावा रॉड सेल किस काम आ रहे हैं, रॉड सेल काम आ रहे हैं आपके इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है या कम है उसके लिए ये काम आ रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे अगर हम रॉड सेल की बात करें तो जैसे मुर्गा होता है तो मुर्गे की आंख में क्या होता है, रॉड सेल बहुत होती है, कोन सेल तो बहुत ही कम होती है। तो जो ब्राइट लाइट के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, तो जैसे ही उसको सुबह सुबह ब्राइट लाइट मिलती है उसकी जो सेल्स है वो एक्टिव हो जाती हैं और वो जग जाता है और सुबह सुबह आपको उठाना शुरू कर देता है आपका नेचुरल अलार्म, ठीक है। इसीलिए है क्योंकि उसकी आईज में रॉड सेल ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए इन पॉइंट के बारे में बात करेंगे, उससे पहले एक चीज रहेगी, जो बीज की आई होती है आपको ध्यान रखना है, उनमें जो कोन सेल्स होती हैं उनकी कोन सेल अल्ट्रा वायलेट लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं, ठीक, कौन सी लाइट के लिए, अल्ट्रा वायलेट के लिए। और जनरली ह्यूमन आई जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट के लिए सेंसिटिव नहीं होती है। चलिए अब इधर चलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब यहाँ पर जितने भी ये पॉइंट लिखे हुए हैं ये सब है इंसान के बारे में, यानी मनुष्य के बारे में, आपके बारे में, मेरे बारे में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो मतलब एक नॉर्मली एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, उसकी आंख का जो लेंस है उसकी एकोमोडेशन की पावर कितनी होगी उसकी बात करते हैं। मतलब कितना अपनी जो लाइट रे आ रही है उनको मोड़ सकता है, ठीक है, बेंड कर सकता है, उसको हम पावर बोलते हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति की जो पावर होती है वो होती है 4D, यहाँ प्लस 4D बोलेंगे। भैया प्लस 4D क्यों बोला, क्योंकि लेंस जो होता है आई लेंस वो होता है आपका कॉन्वेक्स, इसलिए प्लस 4D। और जैसे जैसे आप होते जाते हैं बुजुर्ग, ठीक है, यानी बूढ़े, तो आपकी ये एकोमोडेशन की पावर कम होती जाती है और आपको दोनों तरह के चश्मे लग जाते हैं, मतलब दोनों तरह के एक ही में मिला के लगाते हैं। आगे बात करेंगे, ठीक है, समझ आ गया। तो एकोमोडेशन पावर कितनी होती है एक हेल्थी मैन के लिए, इतनी है। जैसे जैसे बूढ़े हो गए, उम्र बढ़ेगी आपकी तो कम होती जाएगी। फिर कहते हैं फार पॉइंट ऑफ आई, नियर पॉइंट ऑफ आई, पीछे बात करी थी कि देख तो सकता है पर कोई तो ऐसे लिमिट होगी ना कि इसके बीच में देख पाएगा, तो उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर फार पॉइंट ऑफ आई वो हो गया कि जितना मैक्सिमम वो कितनी दूरी तक देख सकता है, समझ आ रहा है आपको। तो मैक्सिमम वो जितनी दूरी तक देख सकता है उसको हम बोलते हैं फार पॉइंट ऑफ आई। अब एक बिल्कुल हेल्थी मैन के लिए, वुमेन भी होगी, ठीक है, ऐसा मत बोलना फिर नीचे लिखना भैया ने बोले हमारी बात नहीं करी, ठीक है। तो दोनों ही क्या कर सकते हैं यहाँ पर, दोनों के लिए
जो आपका जो फार पॉइंट होगा वो होता है इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी तक आप देख सकते हो, मैक्सिमम कितने देख सकते हो, इन्फिनिटी तक। तो जो फार पॉइंट हो जाता है वो जाता है इन्फिनिटी, ठीक है, समझ में आ गया। और फिर आते हैं नियर पॉइंट, यानी अपनी आंख के पास में कितना देख सकते हैं। अच्छा, मिनिमम कितने ऐसा डिस्टेंस है जितना मैं देख सकता हूँ बिना अपनी आंखों पर ज्यादा प्रेशर डाले हुए, ठीक है, कोई प्रेशर इतना ना डालें और आराम से किसी ऑब्जेक्ट को हम देख सकें। ये एक हेल्थी मैन के लिए या एक एडल्ट के लिए बात हो रही है। हालांकि हेल्थी मैन जब बात करते हो तो एडल्ट की बात कर रहे हैं हम, बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे की जो पावर होती है वो और थोड़ी सी ज्यादा होती है और बाकी चीजें भी उसके लिए ज्यादा होती हैं। इन्फिनिटी वाला तो सेम होता है, अब ये मत समझना इन्फिनिटी के पार देख रहा है वो, ठीक है। तो नियर पॉइंट जो एडल्ट के लिए होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। यानी एक एडल्ट अपनी आई से 25 सेंटीमीटर पर प्लेस ऑब्जेक्ट को बड़े क्लियरली देख सकता है, इसके आगे के भी देख लेगा। इसका मतलब वो 25 सेंटीमीटर से लेकर इंफिनिटी तक के बीच में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसको आसानी से देख सकता है। तो यहां से एक चीज निकलती है जिसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन। तो रेंज ऑफ विजन क्या होती है? मतलब वो रेंज जिसमें आप या कोई एडल्ट देख सकता है बड़ी आसानी से, तो वो होती है 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक। तो रेंज ऑफ विजन आती है 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। किसके लिए? ये एडल्ट के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये बात, आपके लिए, बच्चे के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे के लिए नियर पॉइंट होता है वो और भी कम हो जाता है, क्योंकि उसके जो आई लेंस होता है वो ज्यादा एकोमोडेशन पावर कैरी करता है, जिस वजह से वो बच्चा आपके लिए 10 से 12 सेंटीमीटर या इसके आस पड़ोस तक रखी चीज को भी देख पाएगा। आपने देखा ना, बच्चे बहुत ज्यादा घुस के चीजें चला लेते हैं, मतलब उनको आगे से पास में रखते हैं और पढ़ भी लेते हैं, और साथ में आप भी करते होंगे, और अभी भी शायद मुझे लगता है काफी लोग 25 से कम पे अभी भी देख लेते होंगे आप में से, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे आपने देखे वो बिल्कुल फोन भी दे दो, स्मार्टफोन में वो घुस जाते हैं पास में, क्योंकि उनको वो चीजें आसानी से, क्योंकि इतनी पावर उनकी कैरी करती है उनकी आई अभी, कि वो आसानी से इतने पास रखी चीज को भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब ये क्या आ गया? चलिए तो इसकी बात करते हैं। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब ये हो गया कि एक लाइट फ्लैश हुई, ठीक है, अगेन दूसरी लाइट फ्लैश हुई उसके बाद, ठीक। अब उन दो लाइट के बीच में मिनिमम कितने टाइम का गैप होना चाहिए जिससे हमको वो साफ साफ दिखाई दे जाए कि वो पहली लाइट थी, उसके बाद एक दूसरी लाइट फ्लैश हुई। तो उसको हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। यानी हमारे पास एक के बाद एक कॉन्टिन्यूसली अगर दो लाइट आ रही हैं, फ्लैश हो गया, नहीं बंद हो गई, चालू हो रही है, फिर ठीक है, तो उसके बीच में मिनिमम कितना गैप होना चाहिए, कितना टाइम पीरियड होना चाहिए जिससे हमको वो साफ साफ दिखाई दे जाए, तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन जो आपके ह्यूमन के लिए होता है वो होता है आपका 1/10 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चीजें पता चल गई। 1/10 सेकेंड का मतलब क्या समझा देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ 1/10 सेकेंड। यानी अगर कोई इंसान चाहे कि वो दो लाइट के बीच में डिफरेंस बता पाए कि पहली लाइट फ्लैश हुई फिर दूसरी वाली फ्लैश हुई, कैसे बताएगा? तब जब उसके बीच में 1/10 सेंटीमीटर वो सेकेंड का उसके बीच में गैप होगा। ध्यान रखना, क्या अगर इससे कम गैप है तो उसकी आंखें पता ही नहीं लगा पाएंगे, उसको लगेगा कि कोई लाइट ही फ्लैश नहीं, बंद हुई नहीं, उसको लगेगा डायरेक्ट मेरी आंख में आ रही कोई बंद हुई नहीं, उसको ये दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इससे पहले हुआ तो, अगर इससे ज्यादा टाइम लगता तो हो ही जाएगा। अब मान लो आपने एक बल्ब ऑफ कर दिया, 5 दिन बाद ऑन करा, वो तो दिख ही जाएगा ना, क्योंकि वो टाइम उससे ज्यादा है। पर अगर वो 1/10 सेकेंड यानी 1/10 सेकेंड से कम में, यानी आपको 0.1 सेकेंड बोल सकते हैं, इससे कम टाइम में होती तो दिखाई नहीं देगी। यही रीजन है कि जो हमारे घरों में लाइट आती है ना, इलेक्ट्रिसिटी, वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज पे आती है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा लाइट बल्ब होता है वो 1 सेकंड के अंदर, ठीक, इसके अंदर 1 सेकंड के अंदर 100 बार हो जाता है बंद, यानी 100 बार होता है वो ऑन, उल्टा बोल दिया मैंने, 100 बार ऑन ले लो, चलो फिर ऑफ कर देते हैं, 100 बार चालू होगा, 100 बार बंद होगा। लेकिन हमको तो पता ही नहीं चलता, हमको तो लगातार ऐसा लग रहा है कि हाँ जल रहा है, जल रहा है, जलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में जो बंद और चालू होने के बीच में जो टाइम होगा तो बहुत ही कम है, क्योंकि ये तो सब किसमें हो रहा है, ये सब काम हो रहा है 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। और यहाँ तो हम कह रहे हैं कि 0.1 सेकंड में होगा, तब देखेंगे यहाँ तो 100 बार जल गई, 100 बार बुझ गई, ठीक है, इस वजह से दिखाई नहीं देता है। तो ये होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। फिर जाता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ये क्या आ गया नया चीज? तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ये आ गई कि आप जहां पर खड़े हैं वहां से आप कोई दो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है।
अब वो दो सिमिलर ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन उन दो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज मतलब एक इधर है ऑब्जेक्ट, एक दूसरा इधर है। अगर आप सामने अपने इमेजिन करो तो ये लाइट रे आपकी जाएगी आंख में इधर से और एक जाएगी इधर से, ठीक है। तो ये जो दोनों लाइट रे जाएंगी आपकी आंख में ना, अगर मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं, दोनों लाइट रे आएगी अगर सामने से तो वो एक एंगल बनाएंगी आंख में जाके, ठीक है। अब वो एंगल मिनिमम कितना होगा जिसके कारण ही हम उन दोनों को अलग अलग देख पाएंगे, ठीक है। यानी एक लिमिटिंग एंगल होता है, लिमिटिंग रेजोल्यूशन है कि इससे कम एंगल होने पर हम उन दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग नहीं देख पाएंगे, वो ऑब्जेक्ट हमको एक ही दिखाई देंगे। कैसे समझते हैं? तो ये होता है सबसे पहले आपके पास लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ये एंगल में होती है कि दो ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी से लाइट रे आई आंख में आके दोनों ने कैसे एक एंगल बना लिया, ठीक है। वो कितना हो जाएगा 1 मिनट का, ठीक है। यहाँ इसको बोल सकते हैं 1/60 डिग्री। तो ये क्या हो गया आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है, समझ में आ गया। तो इतना अगर उनके बीच में एंगल है तभी आप उन दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग देख पाओगे। सिंपल समझ लो, जैसे बोर्ड पर अगर मैं दो डॉट बना देता हूँ, ठीक है। अब ये डॉट आपको दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे ना, ये और डॉट क्या करेंगे आपकी आई पर जो है वो एंगल छोटा हो जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और अगर जहां पर जाकर ये एंगल 1 मिनट से कम का हो गया तो आपको ये दोनों डॉट एक ही दिखाई देंगे, ठीक है। दोनों डॉट अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। इसी को बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, यानी दो चीजों के बीच में उसको डिफरेंशिएट करना, सेपरेटली उनको देख सकना। कब देख पाएंगे? जब उनके बीच में इतने डिग्री का एंगल हमारी आंख में बनेगा उनसे बना हुआ, ठीक है। चलिए फिर आते हैं हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू। अब ये क्या आ गया? तो हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू ये हो गया। अब सोचो भगवान ने तुमको दो आंख दी, एक दे देते, एक उनकी बच जाती, ठीक है, वो लगा सकते थे कहीं और। तो ये दो आंख दी कि उनको एक से भी तो दिख रहा है। अगर आपको एक आंख की बात करी जाए तो उससे भी दिख रहा है। पर इसे एक आंख के फायदे क्या है, दो के फायदे क्या है? तो एक आंख अगर आपके पास होती तो आप देख पाते सिर्फ 150 डिग्री का व्यू। हॉरिजॉन्टली हम 150 डिग्री का व्यू देख पाते। कब? जब आपके पास एक आंख होती। पर दो आंख होने से आपके इस व्यू की जो हॉरिजॉन्टल व्यू की रेंज है वो बढ़कर हो जाती है। ये किसके लिए? 1 आई के लिए, ठीक है। और आपके पास आती है 2 आईज, तब ये रेंज हो जाती है आपके पास 180 डिग्री। बोला यार बेमानी हो गई, एक पे 150 मिल रहा है, एक फिर दो पे 180 मिल रहा है, ठग लिया, ठीक है। तो उसका रीजन ये है ना, आप एक आंख बंद करके देखो, क्योंकि उसमें कॉमन एरिया होता है जो दोनों आइज कवर करती हैं। आप एक बंद करोगे तो एक एरिया ये बनता है, ठीक है। आपका ये एरिया हो गया और ये, तो आपका ये 150 का एंगल बन गया। यहाँ से अगर मैं एक आंख की बात करूँ तो यहाँ से है, यहाँ है, कितना 150 का। सेम इस आंख के लिए इधर इधर, तो ये जो कॉमन एरिया है ना वो कॉमन दोनों में आ गया। इस वजह से ऐसा हुआ कि आपको रेंज मिलती है 180 की। तो आप 180 देख सकते हैं, लेकिन 180 एक वैसे नहीं, आपको आंखें इधर उधर भी करनी पड़ेंगी, जिससे 180 आप देख पाएंगे। इसके अलावा भी कुछ फायदे हैं क्या आंख के? दो क्यों, इससे इतना फेमस फायदा? अरे एक से देख लेते, 150 डिग्री का दिखता हूँ, क्या जा रहा है। तो एक और फायदे हैं, जैसे कि आपको जो ऑब्जेक्ट अगर आप एक आंख से देखोगे तो आपको वो थोड़े थोड़े 2D दिखाई देंगे, यानी पूरी तरीके से 3D दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। उसके साथ ही आप डिस्टेंस हो, डेप्थ हो, उसका एक सही अनुमान अंदाजा नहीं लगा पाएंगे जितना आप दो आंख होने पर लगा लेते हैं। तो इसके भी कई सारे फायदे मिलते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को हम 3D विजिबिलिटी हमारी अच्छी हो जाती है। अच्छे से हम उसको 3D ऑब्जेक्ट को देखेंगे ना सामने, तो उसके आपको सारी डायमेंशन पता चल रही होंगी, आपको उसकी हाइट और बर्थ और डेप्थ तीनों अलग से पता चल रही होंगी, और उस ऑब्जेक्ट की अच्छी इमेज आपकी आंख में जाकर बन रही है। वहीं अगर आप 2D अगर एक आंख से देखेंगे तो आपको उतनी क्लियर इमेज नहीं बनेगी, उतनी ज़्यादा आपको 3D वाला फील नहीं आएगा, 2D जैसा फील आएगा लगभग, मुझे लगता है। और आपको अंदाजा नहीं हो पाएगा डिस्टेंस में और डेप्थ में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, ये पॉइंट है जहाँ से आपसे पूछ जाते हैं खतरनाक छोटे छोटे क्वेश्चन। ये खतरनाक भी है, छोटे भी, ठीक है। खतरनाक डर जाते हैं, होते छोटे हैं। चलिए फिर आंखें खराब करते हैं, यानी डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ते हैं। आंखें खराब नहीं करनी है किसी की, अपने दोस्त की नहीं खराब करने बैठ जाओ, चलो उसकी बोले उसी की निकाल के मैं आज पूरा सब निकाल लूंगा किधर किधर से विजन में डिफेक्ट हो रहा है इसकी। तो मायोपिया सबसे पहले। डिफेक्ट्स क्या होते हैं आप जानते हैं, डिफेक्ट मतलब कमी, खराबी। अभी कब हो गया? जब आप कंफर्टेबली किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं तब हम उसे बोलते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब डिफेक्ट्स ऑफ विजन में क्या क्या चीजें होती हैं आप उसको देखना है। तो कंफर्टेबली क्या क्या नहीं देख सकते हम? या तो आपको पास में कुछ नहीं दिख रहा होगा, या आपको दूर कुछ नहीं दिख रहा होगा, या आप हो चुके हैं बूढ़े तो आपको दोनों ही नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मायोपिया की, यानी इसको बोलते हैं नियर या शॉर्ट साइटेडनेस। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा हमारे अंदर आई की डिफेक्ट है जिसके हमें
जो दूर एक ऑब्जेक्ट होता है ना वो पास साफ दिखाई नहीं देता है, और पास में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो सब दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है सब दिखाई दे रहे हैं, दूर के दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसमें क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस में नाम देखो शॉर्ट साइटेडनेस है या नियर साइटेडनेस, देखकर लगता है कि उसको पास का दिखाई नहीं दे रहा है, पर एक्चुअली उसको दूर का दिखाई नहीं देता, पास का तो उसको दिखाई देता है। अब ऐसा क्या हो गया कि उसको दूर को दिखाई नहीं दे रहा है बेचारे को, तो उसका रीजन ये है, कॉज क्या है, तो उसकी कॉज हो सकती है दो। क्या हो सकते हैं, पहला कॉज ये हो सकता है कि जो उसका आई लेंस था उसका कर्वेचर बढ़ गया हो, समझ में आ रहा है, कर्वेचर क्या हो, बढ़ गया हो। कैसे आप समझते हैं इसको, अब पहले क्या करता होगा, ये जो आई लेंस होगा इसको मस्त एकदम से बेचारे की जो लाइट रे आ रही है उसको रेटिना पर फोकस करता होगा, रेटिना पर बन जाता होगा। पर जैसे उसकी आंख में बेचारे की धीरे धीरे खराबी हो गई, तो ये जो लाइट रे आ रही थी वो रेटिना पर मिलने से पहले ही मिल जा रही थी, ठीक है। ये लोग बीच रास्ते में मिल जा रहे थे, इनको जहाँ बोला था, इनका जो अड्डा था वहाँ नहीं मिलना था इनको, इनको पहले मिल गए, ठीक है। तो यहाँ से चले और पहले मिल गए, तो ये गड़बड़ हो गई। अब रेटिना पर मिलेगी तभी तो दिखेगा, क्योंकि सेंसर तो रेटिना पर है, बीच में तो कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है। जैसे आपने फिंगरप्रिंट स्कैनर पे तो टच करके मोबाइल पर अनलॉक करते हैं, ऐसे तुमने कहीं भी कर दिया तब तो सेंसर काम नहीं करेगा। तो इसको भी भाई कहीं भी बन गया तो क्या है, वहां बनो, तो वहां बनेगा कैसे, अब क्यों हुआ होगा, अब मान लो हो सकता है इसका जो कर्वेचर पहले था वो कम था, अब कर्वेचर कम था तो फोकल लेंथ इतनी थी कि रेटिना पर बनना था पहले, ठीक है। लेकिन धीरे इसका हुआ क्या कि जो उसका कर्वेचर था वो ज्यादा हो गया, यानी वो ज्यादा घूम गया, ठीक है, और ज्यादा घूमने की वजह से उसकी फोकल लेंथ हो गई कम। तो क्या बोल सकते हैं आप, इसके जो एक्सेसिव कर्वेचर, ठीक है, तो एक्सेसिव कर्वेचर, ठीक है, ऑफ आई लेंस, ठीक है। तो इसका सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। इसका मतलब यहां पर जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ जो है वो भी बढ़ चुकी होगी, फोकल लेंथ सॉरी घट गई होगी, मैंने बोल दिया फोकल लेंथ घट गई होगी। आपको ध्यान रखना है, यहाँ तो आप बोल दो फोकल लेंथ घट गई, यहाँ बोल दो एक्सेसिव कर्वेचर नहीं, कर्वेचर बढ़ गया, कर्वेचर बढ़ गया, फोकल लेंथ घट गई, बात तो वही है, कर्वेचर बढ़ेगा फोकल लेंथ घट जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो गई, क्योंकि जितना छोटी रेडियस उतना ज्यादा उसका कर्वेचर। जो हमने देखा ना, कोई छोटी बॉल होगी उसका रेडियस छोटा, ज्यादा कर्व लगती है। एक बड़ी बॉल देख लो, कौन अर्थ देख लो कितनी बड़ी बॉल है, रेडियस उसका बड़ा है इसलिए कर्वेचर कम लगता है, हमको तो इसमें सपाट है पर है तो गोल, ठीक है, समझा क्या। अगला क्या हो सकता है हमारे पास, वो हो सकता है एलोंगेशन इन आई बॉल। अब जरूरी ना इसकी दिक्कत हो सकता है बेचारा लेंस तो ठीक ठाक हो, लेंस ठीक था, पर जो आपकी आई बॉल थी वो ऐसे एलोंगेट हो गई, कैसे ऐसे खिंच गई, लंबी हो गई, ठीक है। पहले बिल्कुल गोल गोल थी फिर वो लंबी हो गई, इस वजह से क्या हुआ, रेटिना को पहले यहाँ हुआ करता था अब वो ऐसा हो गया दूर, ठीक है, समझा ना, वो दूर हो गई, जिस वजह से आपका जो लाइट रे है वो पहले मिल जा रही है उस पर नहीं मिल रही। तो दो रीजन आपको समझ में आ गए। अब रेमेडी क्या है, कैसे सही करें इसको, तो क्या करेंगे, हम इस व्यक्ति को दुकान पर ले जाएंगे, दुकान पर कहाँ, चश्मे वाले की, ठीक है, बस इसको चश्मा दे दो, ऐसे ही नहीं, पहले उसकी आई टेस्ट होगा, देखेंगे कि कितना इसकी फोकल लेंथ डिस्टर्ब हुई है या कितनी लेवल पर इसकी बीमारी बेचारे की है, तब इसको दिया जाएगा एक ऐसा लेंस जो इसकी फोकल लेंथ को बढ़ाने का काम करे। अब लेंस यहाँ तो लगा नहीं सकते, वो लगाएंगे चश्मे में, तो हम ऐसा लेंस लगा देंगे ताकि वो पहले से थोड़ा सा फैला दें फोकल लेंथ, वो इन लाइट रे को, ठीक है। अब अगर लाइट रे पहले से थोड़ी फैल जाएंगी, तब अभी ये ज्यादा मोड़ रहा है ना, ज्यादा मोड़ रहा है, अब थोड़ी इसको फैला के दे दो, समझ आ रहा है, इसको थोड़ा सा और फैला के दे दोगे तो ये कम मोड़ पाएगा और इतना मोड़ेगा कि फिर वो वहां मिलेंगी। तो हम इसके लिए फैलाने वाला लाइट रे को कौन फैलाता है, कौन स्कैटर करता है, वो करता है हमारे पास कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। अब वो क्या करेगा, इस लाइट रे को जो पहले इधर जा रही थी वो थोड़ा सा इसको फैला देगा, ठीक है, ऊपर की तरफ, इसको भी थोड़ा नीचे की तरफ फैला देगा, हालांकि लेंस को यहाँ से ले लेना। फिर ये जो लाइट रे है वो आपकी सही जगह पर मिलने लगेंगी, ठीक है, सही जगह यानी रेटिना पर मिलने लगेंगी और आपका ऑब्जेक्ट सही दिखाई देगा। तो रेमेडी क्या है, कॉनकेव लेंस पर ध्यान रखना है, उसकी फोकस दूरी सही होनी चाहिए, फोकल लेंथ सही होनी चाहिए उसके हिसाब से, कि किसी का भी नहीं करोगे वरना उसकी आंख और खराब हो जाएगी। इसके अलावा फिर हम बात करें हाइपरमेट्रोपिया या फॉर या लॉन्ग साइटेडनेस। अब ये क्या होती है, फॉर या लॉन्ग से उल्टा चलता है। देखो नियर में क्या होता है, पास में तो दिख रहा है, नियर का तो दिख ही रहा है, फॉर का नहीं दिख रहा है, फार का नहीं दिख रहा है। यहाँ पे फार होगी तो फार का नहीं, फार का दिख रहा है, नियर का नहीं दिख रहा है, तो उसको क्या हुआ, नियर पॉइंट उसका शिफ्ट हो गया होगा, ठीक है।
तो उससे क्या हुआ, उसको पास की तो कुछ दिख नहीं रहा है, दूर का दिख रहा है। इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन पहला तो ये हो सकता है कि इसका शुरू में क्या हो, जो इसके आपको लेंस दिख रहा है ना, इसकी जो लेंस की फोकल लेंथ हो वो कैसी हो गई हो, कम हो गई हो। ठीक है, फोकल लेंथ कैसी हो गई, कम हो गई हो। या आप बोल सकते हो इसका कर्वेचर भी कम हो गया हो। ठीक है, सॉरी मैं आपको ये बोल सकता हूँ, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। फोकल लेंथ का तो बढ़ गई, क्योंकि फोकल पहले यहाँ फोकस यहाँ पर कर रहा था, फिर यहाँ पर करने लगा, फोकल लेंथ तो बढ़ गई। कर्वेचर इसका क्या हो गया, कम, यानी कम घुमा हुआ हो गया। तो आप बोल सकते हो इंक्रीज इन फोकल लेंथ। ठीक, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो लिख भी लिया करो, क्योंकि मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है मैं यहाँ पर लिखूँ यार, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है, बोर्ड पे लिखता हूँ। ठीक है, तो इंक्रीज इन फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ बढ़ जाती है, तो पहले रेटिना पर फोकस कर रहा था, अभी आगे होने लगी, तो आई लेंस की फोकल लेंथ बढ़ गई है, इससे आगे फोकस होने लगेगी और हमें साफ दिखाई नहीं देगी। या आप बोल सकते हैं कि इसके लेंस का जो कर्वेचर है वो कम हो गया, या आप ये भी बोल सकते हैं कि लेंस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर थी वो बढ़ गई। ठीक है, तो ये रीजन है पहला। दूसरा रीजन हमारे पास ये है कि आई बॉल बिकम शॉर्ट। ठीक है, आई बॉल कैसी है, छोटी हो जाए। अभी आई बॉल यहाँ पर थी, वो क्या हो गई, छोटी हो गई, आई बॉल छोटी हो गई, तो रेटिना इधर खिसक गया ना, वो तो लेंस मानो ठीक था, अब आई बॉल छोटी होगी तो वो इधर आ गया, इस वजह से उसको नहीं दिखाई देगी। तो ये भी एक उसका रीजन है। तो दो रीजन समझ आ गए। ठीक है, इसी को दो तीन तरह से बोल देते हैं, बता दिया मैंने, पहले को दो तीन तरह से बोलते हैं, मुझे बता दिया। ठीक, अब रेमेडीज की क्या है, तो एक ऐसा लेंस ले आए जो पहले क्या करे, अब ये तो नहीं मोड़ पा रहा है यहाँ तक, क्योंकि ये तो सही है, पहले बेचारा मोड़ लेता था, अब ये इधर हो गया, हो सकता है इसमें खराबी होगी। तो एक ऐसा लेंस यूज करेंगे जो पहले थोड़ा सा इसकी मदद कर दे कि चल भाई थोड़ा सा पहले मैं मोड़ दे रहा हूँ, फिर तू मोड़ लियो। तो उसके लिए कौन सा लेंस काम आएगा, उसको मोड़ने के लिए लाइट रे को यानी बेंड करेगा किधर, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, वो करता है कॉन्वेक्स। ठीक, कौन करता है, कॉन्वेक्स। तो एक कॉन्वेक्स ले लेंगे, कॉन्वेक्स क्या कर देगा, ये लाइट रे आ रही थी पहले, इसको थोड़ा सा बेंड कर देगा, ये भी थोड़ा बेंड कर देगा, इससे मिल जाएगी इसको मदद, और फाइनली ये बैंड होने के बाद मिलेंगी आपको रेटिना पर। तो इस तरीके से इसको सही आपको ऑब्जेक्ट की इमेज मिल जाएगी। ठीक, इसको हम बोल सकते हैं कौन सी इसकी रेमेडी है, कॉन्वेक्स लेंस। अभी मैंने देखो सुन लेना, कॉन्वेक्स मिरर बोल दिया था, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर नहीं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मिरर नहीं लगाएंगे। ये आ गया। और डिफेक्ट्स ऑफ विजन की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है, अभी आपने मायोपिया और हाइपर माइट्रोपिया पढ़ा था, उन दोनों का मिक्सचर है ये, यानी दोनों तरह के आपको डिफेक्ट्स एक साथ हो जा रहे हैं। ये कब होते हैं, बढ़ती उम्र के साथ। ठीक है, जैसे आपकी एज बढ़ने लगती है तो आपको क्या होता है कि यहाँ तो आपका वीकनेस हो जाती है किसमें, सिलेरी मसल्स में, सिलेरी मसल्स वीक हो गई, वो उसके जो आपको आई लेंस है उसको कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ हो सकता है कि ये तो कर रही हूँ, या हार्डनिंग ऑफ लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आई लेंस, या तो आपका लेंस जो है वो हार्ड हो गया हो, या उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई हो। मे भी दोनों रीजन एक साथ भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, पर यही दो रीजन होते हैं। इसके बाद रेमेडीज की यूज करते हैं, बाईफोकल या बेरीफोकल लेंथ नहीं लेंस। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर बाईफोकल और बेरीफोकल लेंस यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों तरह के आपको एक साथ हो चुके हैं, यानी आपको कॉनकेव का भी काम करना है, कॉन्वेक्स का भी। इस तरह के जो आपको चश्मे मिलेंगे, ग्लासेस मिलेंगे, उसमें नीचे की साइड में होता है कॉनकेव, ऊपर मेजर पार्ट जो होता है वो होता है, सॉरी नीचे की साइड जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है, और जो मेजर पार्ट लेंस का बचा होता है वो आपका होता है कॉनकेव। ठीक है, तो इस तरह का अगर आई लेंस है तो ये वाला जो पार्ट हो जाता है ना नीचे नीचे के बल, ये हो जाता है कॉन्वेक्स, और ऊपर का जितना ही बचा रहेगा ये हो गया कॉनकेव। ठीक है, तो वो जो हमको सामने देखना होता है दूर की जगह, तो ये देख लेते हैं इससे, और पास में कुछ पढ़ना होता है तो इससे देखते हैं। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, तो ये तो आपको पता है जुकरबर्ग वाला दोस्त है बेचारा। ठीक है, तो इस तरह के कलर ब्लाइंडनेस, इस तरह के जो आपको डिफेक्ट मिलेगा, तो ऐसे पर्सन को क्या होता है, या तो कुछ सर्टेन कलर उसको दिखाई नहीं देंगे, या हो सकता है सभी कलर उसको दिखाई नहीं दे रहे हो, पर ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। तो भैया ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देते हैं, उसको ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं वैसे ही जैसे आपको दिखती है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। ठीक है, तो उसी तरीके से दिखाई देते हैं उसको ऑब्जेक्ट। कलर में डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाता है, या कलर दिखाई नहीं देते। मे बी ये एक कलर के लिए भी हो सकता है, या एक से ज़्यादा कलर के लिए भी हो सकता है, सभी कलर के लिए भी हो सकता है, और इसका कोई अभी तक ऐसा कोई इलाज भी नहीं है। ठीक है, इसकी कोई रेमेडी भी नहीं है। इसकी बात करते हैं एस्टिग्मेटिज्म की। तो एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, ये जो आपके पास है ये आपके कहाँ हो रहा है, ध्यान रखना, ये वाला जो डिफेक्ट है वो किससे संबंधित है, आपके कॉर्निया से। ठीक है, अच्छा ये वाला किससे होगा, ये आपकी सेल से रिलेटेड है।
कि आपके अंदर जो कौन सेल थी ना, कौन सेल तो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, अगर उनमें कोई डिफेक्ट है, वो कम है या वो सेंसिटिव नहीं है, तब आपको कलर दिखाई नहीं देंगे। इसका जो रिलेशन है वो है कॉर्निया से। तो कॉर्निया बेसिकली एक आपको स्पेयर का पार्ट है, ठीक है, एक ऐसे स्पेयर होगा ना, उसको से काट दो तो ये स्पेयर का पार्ट है। पर अगर ये सिलेंड्रिकल हो जाए, मतलब पूरी तरीके से रेडियस एक सी ना रखे, या तो वो ऐसे में बैंड ज़्यादा हो जाए या ऐसे में बैंड ज़्यादा हो जाए, इससे आपको क्या होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस में आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। यानी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो आपको झिलमिलाती हुई दिखेंगी, या वर्टिकल लाइन है तो आपको झिलमिलाती हुई दिखेंगी। इस तरीके होते हैं एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है सिलेंड्रिकल लेंस। अगर वो कॉर्निया सिलेंड्रिकल होगी तो उसका अपोजिट हम सिलेंड्रिकल लेंस का यूज कर लेते हैं, जो उसको उतना मेजर कर, उसको उतना बैलेंस कर देता है, फिर हमको ये लाइन से दिखाई देती है, ठीक है। फिर आता है कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट क्या है? कैटरेक्ट ऐसा डिफेक्ट है जो काफ़ी लोगों में होता है, और ये होता है एक अच्छी खासी एज के बाद, जो हमको 60+ 65+ के बाद होता है। अब कैटरेक्ट में क्या होता है, जो आपका आई लेंस होता है, क्या लिखा है, लेंस बिकम मिल्की और क्लाउडी भी कह सकते हैं आपको। तो आपका आई लेंस जो अभी तक ट्रांसपेरेंट था, आप उसको सफ़ेद ना बोले, वाइट ना बोले, अब ये वाइट हो गया, मिल्की हो गया, ठीक है। तो पहले लेंस था ट्रांसपेरेंट, ठीक है, जैसे वाटर का कलर होता है ना, कलर ही नहीं होता कलरलेस, ऐसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को देखो तो वो कलरलेस है, ठीक है। कौन सा वाला, जो लेंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वो कलरलेस, उसके अंदर से लाइट रेस चली जा रही है, पर अगर वो मिल्की हो गया तो लाइट रेस नहीं जा पाएंगी, इस वजह से हमको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। बाकी भले से सारी चीज़ें सही हों, पर अगर एक बार लेंस ही खराब हो गया तो कुछ नहीं दिखाई देगा। इसलिए इस वाले केस में सीधे सीधे लेंस ही बदला जाता है। और कैटरेक्ट को आपने हिंदी में तो बहुत ही सुना होगा, मोतिया बिंद, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है इसको। तो ये सब कुछ हमारे पास डिफेक्ट्स थे, आई पढ़ ली हमने, डिफेक्ट सब पढ़ लिए, रेमेडीज भी पढ़ ली, तो आई तो पूरी कवर होगी। इसके बाद कुछ एडवांस चीज़ें, जो लास्ट लेक्चर आने वाला ऑप्टिक्स का, जो आपके 10th क्लास का कवर होने के बाद कुछ टॉपिक उसमें कवर करे जाते हैं, और भी वो उसको पूरा कर देगा। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है, और भी है जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, तो वो भी उसके लेक्चर में या अगले लेक्चर में कवर होंगे। तो आगे मैक्सिमम 1-2 लेक्चर आपको मिलेंगे जिसमें पूरा ऑप्टिक्स कवर हो जाएगा, जिसमें आपको भी बेसिक चल गया था और एडवांस, हालांकि सारे क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं, उससे आने के चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए करा देना ताकि कोई गलती ना रहे। तब तक के लिए ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिल रहा है फ्री कोर्स।